तो आज का टॉपिक होगा मोशन। तो आज हम मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या है। वैसे तो हम देखें तो नेचर में भी डिफरेंट टाइप्स के मोशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कार का इधर एक जगह से दूसरे जगह जाना, जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पक्षियां वगैरह उड़ती हैं, और साथ में ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी टहनियों आदि का बढ़ना, ये सब मोशन के ही अंतर्गत आता है। लेकिन आज हम सिंपल मोशन के बारे में जानेंगे। और मोशन कई प्रकार के डिफाइंड रूप में है, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सब होता है। लेकिन आज हम सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में जानेंगे। तो लीनियर मोशन के बारे में आज हम जानेंगे। तो मोशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, an object said to be in motion if its position changes with time, if its position changes with time or over time, changes over time with respect to a reference point, टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वह मोशन में है जब उसका पोजीशन समय के साथ बदलता रहेगा किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम इन वर्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं कि यहां पे रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि पोजीशन का चेंज होना। पोजीशन का चेंज होने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। मान लो कि एक पॉइंट ए है, वहां से कोई ऑब्जेक्ट बी के लिए शिफ्ट हो रहा है यानी चल रहा है, तो समय के साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां है अचानक से वहां पे दिखेगा, तो समय के साथ ही परिवर्तन होगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, यह ऑब्जेक्ट मोशन में है। यहां पे दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब यह है कि वह पॉइंट जहां से उसके मोशन को नापा जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि यह पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, तो पॉइंट ए ही इसका क्या हो जाएगा, इस समय के लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो मोशन होता है वह एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी रिलेटिव होता है, मोशन रिलेटिव होता है। किसी भी तरह का मोशन रिलेटिव होता है, यानी निश्चित रूप से उसके लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। कि जैसे अगर हम कोई कहे कि एक व्यक्ति जा रहा था, तो कहां से जा रहा था, कहां जा रहा था, जैसे शब्द आएंगे। तो इस प्रकार से रेफरेंस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेफरेंस पॉइंट को समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो मोशन डिफरेंट टाइप्स के मोशन तो है ही, लेकिन हम इसमें सिर्फ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले जानेंगे। तो पहला हम लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन an object an object covers equal distances, covers equal distances, an object covers equal distances in equal time intervals, in equal टाइम इंटरवल्स। तो यहां पर देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वह ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करेगा। इसका मतलब यह है कि एक दिए गए समय अंतराल में, एक दिए गए टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी टाइम इंटरवल में अगली बार भी उतना ही कवर करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पे देख लें, अगर मान लेते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वह चलना प्रारंभ करता है, वह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जिसका डिस्टेंस
जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 मीटर है, वह 2 सेकेंड में कवर किया। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी, इसका भी डिस्टेंस 10 मीटर है और उसको भी 2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि यह जो ऑब्जेक्ट है, जो मोमेंट इसका हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वह हर 2 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी हर 2 सेकेंड्स में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, in non-uniform motion, an object covers an object covers unequal distances in equal time इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो यहां पर क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये जैसे 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या वही ऑब्जेक्ट है आगे चल के, वह एक पॉइंट पी से क्यू तक जिसका डिस्टेंस 10 मीटर है, वह 2 सेकेंड में जाता है, लेकिन अगले 2 सेकेंड में वह सिर्फ Q से R तक जिसका डिस्टेंस 6 मीटर है उतना ही जाता है। तो हम देखें तो पहले अवस्था में वह 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर किया, दूसरे में 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर किया। इसका मतलब है कि यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए थोड़ा बहुत जानकारी हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ले ली है। तो चलिए हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्टेंस को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल लेंथ ट्रेवल किया गया है वही उसका चला गया डिस्टेंस है, वही उसका डिस्टेंस है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वह पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया और इस प्रकार से इस रास्ते को पकड़ते हुए चला। तो ये जो पाथ है इसका, वह ए से बी तक चला। तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, उसको हम अगर माप लेंगे तो हम इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस माप सकते हैं या डिस्टेंस जान सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस पाथ की लंबाई क्या है, 200 मीटर। इस पाथ की लंबाई है 200 मीटर। तो हम कहेंगे इसका डिस्टेंस या इस मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। यहां पर देखेंगे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 200 और मीटर 2 वर्ड का उपयोग करना पड़ा है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू का और दूसरा क्या है, उसका यूनिट है। तो यहां पर डिस्टेंस का जो यूनिट है सामान्यतः मीटर लिया जाएगा, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर है। हालांकि और भी यूनिट्स हैं जैसे कि किलोमीटर है, मिलीमीटर है, साथ में फीट है, इस तरह के अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन यहां पर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वह मीटर है। ठीक, तो इस प्रकार डिस्टेंस हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द शॉर्टेस्ट directed distance between the initial and final positions of a moving ऑब्जेक्ट। तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जहां पर डिस्टेंस को हम उसके पाथ की लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच की ठीक सीधी लंबाई यानी स्ट्रेट लाइन को लेते हैं। जैसे हम ए से बी तक की ही लेंथ को अगर लेना चाहें, ए से बी तक का लेंथ अगर लें, सीधा वाला लेंथ, तो यह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह लेंथ कितना है, यह लेंथ हम मान लेते हैं कि लगभग मान लेते हैं कि 150 मीटर है सीधा। तो सीधा लेंथ 150 मीटर है, तो हम कहेंगे कि इस ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है 150 मीटर। 1 से 150 मीटर यानी 150 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे दूर, सबसे निकट का, एंड डायरेक्टेड किसी निश्चित दिशा का यानी किसी फिक्स डायरेक्शन में। तो शॉर्टेस्ट मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, लेकिन डायरेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए। डायरेक्टेड का मतलब है एक फिक्स डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ displacement is a vector quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यह है कि ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। स्पीड, तो स्पीड को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object per unit time। The distance traveled by an object per unit time is called its speed। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसके द्वारा पर यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस होता है। फार्मूला रूप में इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसके यूनिट को लिखें, स्पीड की यूनिट को अगर हमें लिखना है तो हम ले लेंगे यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है? आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है SI यूनिट में, यानी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है डिस्टेंस का, और स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड, समय का होता है सेकेंड। तो हम इसे पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मीटर पर सेकेंड और
मीटर पर सेकेंड ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पीड के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट 100 मीटर डिस्टेंस 100 मीटर डिस्टेंस 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, कवर्स इन 20 सेकेंड्स। तो एक ऑब्जेक्ट है जो 100 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकेंड में कवर करता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड होगी 100 मीटर अपॉन 20 सेकेंड इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करें और डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, वेयर v इज स्पीड। v स्पीड है और v जब वेलोसिटी के लिए यूज होगा तो वहां पर हम वेक्टर यानी एक एरो का सिंबल वहां पे लगा देंगे। ठीक, तो चलिए उसके बारे में आगे देखेंगे हम वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसको हम फॉर्मुलेट इस प्रकार से कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर देखिए, अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट सेम वैसा ही है जैसे स्पीड का यूनिट है। तो हम अगर यूनिट ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी पाना है तो हम क्या करेंगे? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकेंड, तो यह भी मीटर पर सेकेंड के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब यहां पर इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी तक जाता है। वो चाहे किसी भी रास्ते से होकर के जाए बी तक। इस रास्ते की लंबाई हम मान लेते हैं कि 100 मीटर है और इसमें जो टाइम लगा, जो यहां पहुंचने में टाइम लगा, मान लेते हैं कि 20 सेकेंड टाइम लगा। तो यहां पे डिस्टेंस इसका 100 मीटर है और टाइम लगा 20 सेकेंड। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें इसका पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की सीधी दूरी होती है। ए से बी तक की सीधी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब मान लेते हैं कि यह 80 मीटर ही है। ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है वह 80 मीटर है। तो हम यहां पे इसकी वेलोसिटी को इस प्रकार निकालेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विच इज 80 मीटर अपॉन टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज 20 सेकेंड। तो
ए से बी तक पहुंचने में 20 सेकेंड लगा है। ध्यान दीजिए, टाइम तो उतना ही लगेगा चाहे जिस रास्ते से, मतलब इस रास्ते से जा रहे हैं तो जाने का समय तो वही रहेगा, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वह 80 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वह 80 मीटर है, टाइम तो वही लगा क्योंकि ए से बी जाने में इस रास्ते का उपयोग किया गया ऑब्जेक्ट द्वारा। तो अब यहां पर इसका स्पीड अगर यहीं पे हम नापे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 100 मीटर अपॉन 20 मीटर इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक चीज और यहां पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं कि एक ही स्थान तक जाने में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आ सकता है, अंतर हो सकता है। और एक चीज और यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि जो स्पीड और वेलोसिटी की बात है, अगर वह स्ट्रेट पाथ पर हो रही है, वह स्ट्रेट पाथ पर हो रही है तो निश्चित रूप से उनका स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि वह सेम पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं और वही शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार के पाथ पे मूव कर रहा है, मान लेते हैं एक सर्कल है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वह पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है और वह एकदम सामने बी तक जाएगा। तो देखेंगे कि यह धीरे धीरे जब ए से बी तक जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा, साथ में यहां पर देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा और इस प्रकार से कई तरह के डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो इस पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहेगा, लेकिन डिस्टेंस, क्योंकि पाथ की लंबाई होती है तो इस पाथ की लंबाई को ही हम डिस्टेंस लेंगे। अब ध्यान दें, ए से बी तक पहुंचने पर वह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी उस सर्कल के डायमीटर को कवर करेगा और जो डिस्टेंस है वह ए से बी का जो पाथ है, यानी जो हाफ सर्कल मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा, उसकी लंबाई के बराबर होगा, यानी पाई आर के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर अगर फिर उसके आगे वह चलना प्रारंभ किया और पॉइंट ए पर आ गया तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वह 2 पाई आर होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 0 हो जाएगा। तो यहां इस बात को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड के बारे में बता दें कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चली गई तो पूरी दूरी यानी ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड हमें मिल जाएगी। यहां पे हम एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला देख सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किए हैं और टोटल टाइम, ये क्या करेगा, हमें एवरेज स्पीड देगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट
एक मूविंग ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस, चलिए इसे हम थोड़ा सा एक लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो ए से बी, बी से सी तक जाता है। अब वह क्या करता है, ए से बी तक जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि 100 मीटर है, और वह 25 सेकेंड्स में ए से बी तक पहुंचा। अब वह इसके बाद 150 मीटर के डिस्टेंस को 30 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो हम देखें यहां पे, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, ए से बी और बी से सी तक का डिस्टेंस जो कि 100 मीटर प्लस 150 मीटर है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 मीटर। ये 250 मीटर हो जाएगा। और टोटल जो टाइम टेकन है, जो टोटल टाइम लिया गया है वह कितना है, टोटल टाइम अगर हम देखें तो ए से बी तक का टाइम है 25 सेकेंड्स, और बी से सी तक के डिस्टेंस के लिए लिया गया टाइम है 30 सेकेंड्स। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 55 सेकेंड्स। तो टोटल 55 सेकेंड्स हो गया। तो इसकी एवरेज स्पीड जब हम मापेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी एवरेज स्पीड हमें मिल जाएगी लगभग, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस जो कि 250 मीटर है, और टोटल टाइम जो 55 सेकेंड है। तो ये लगभग हमें मिल जाएगा 1155 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम और शॉर्ट करें तो 4 इंटीजर 6/11 मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम और डेसिमल फॉर्म में रख दें तो हमें मिल जाएगा लगभग 4.54 मीटर पर सेकेंड के आसपास हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब हम एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक वैसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी को हम यहां पे फार्मूला रूप में लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर ठीक वैसे एग्जांपल एक हम ले लें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी और बी से सी तक जाता है, पॉइंट ए से बी और पॉइंट बी से सी तक जाता है। अगर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर ये स्ट्रेट पाथ पे है और ये मान लेते हैं 100 मीटर और ये हो गया 120 मीटर है,
और इसमें जो टाइम उसको लग रहा है वह है, मान लेते हैं वही 25 सेकेंड। 25 सेकेंड लग रहा है 100 मीटर के लिए, और 30 सेकेंड उसने लिया, 30 सेकेंड लिया 120 मीटर के लिए। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यह टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा 100 मीटर प्लस 120 मीटर, मतलब 220 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 25 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड्स, मीन्स 55 सेकेंड। तो इसके लिए जब हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 220 मीटर अपॉन 55 सेकेंड, 55 सेकेंड इक्वल्स, इसको हम अगर डिवाइड करें तो 55 सेकेंड आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वह 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि सेम डिस्टेंस को एक मूविंग ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि पहली बार एस डिस्टेंस को वह v1 वेलोसिटी से या स्पीड ही मान लेंगे, तो और दूसरा एस डिस्टेंस को ही v2 वेलोसिटी से वह कवर कर रहा है। तो इसमें जो टाइम लगेगा वह क्या हो जाएगा, इसमें लगा हुआ टाइम हो जाएगा t1 बराबर s अपान v1 और t2 इक्वल टू s अपान v2। फार्मूले से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जब हम स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस और वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हमारे पास स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी वाले फार्मूले से इसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड हम निकालेंगे जब, तो एवरेज स्पीड क्या हो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम। अब ध्यान से देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि दो डिस्टेंसेज हैं तो s प्लस एस हो जाएगा, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। s प्लस एस ही क्यों लिया गया, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेज सेम हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा 2s, साथ में t1 को हम s अपान v1 प्लस t2 को s अपान v2 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, हम यहाँ पे v1 v2 का एलसीएम लेंगे तो हमें v1 इंटू v2 मिल जाएगा, और v1 से भाग देंगे तो v2, तो हो जाएगा sv2, सिमिलरली sv1। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये पोर्शन है, तो ये जाकर के ठीक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2s जो है उसमें डिवाइड किया जा रहा है किससे, sv2 प्लस sv1 से, sv1 अपन v1 इंटू v2 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s डिवाइडेड बाई sv1 प्लस sv2 अपान v1 v2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम ये डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हम यहाँ पे देखिए तो इसे लिख सकते हैं 2s इंटू v1 v2 अपान s और s दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा v1 प्लस v2। s से s कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड के लिए जो हमें फार्मूला मिला वो क्या मिल गया कि एवरेज स्पीड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी यहाँ है तो एवरेज वेलोसिटी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ 2v1 v2 का मतलब है कि दोनों अलग अलग वेलोसिटीज के प्रोडक्ट का डबल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक, यहाँ एक चीज और बताना जरूरी है, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बताया लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं ये नहीं बताया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, इसका मतलब है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है लेकिन उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन बताना जरूरी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। अगर मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और खूब टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके जा रहे हैं, तो जो रास्ते की टोटल लेंथ होगी, एक्चुअल पाथ जो है उसका टोटल लेंथ जो होगा, मान लेते हैं एक्चुअल पाथ का लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है, तो एक्चुअल पाथ का लेंथ है 500 मीटर। जबकि ए से बी के बीच जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है, वह मान लेते हैं कि 300 मीटर है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, सीधी रेखा में यानी एक सीधे रास्ते पे चली गई एक निश्चित दिशा में जो दूरी होगी वह हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो यह हो जाएगा कितना, 300 मीटर। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता। इक्वल कब होगा, जब मान लेते हैं कि ए से बी के बीच एक सीधा रास्ता है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, तो यहां पे जो डिस्टेंस होगा जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे वो 100 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहां पे एस से का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम लिख रहे हैं तो वह 100 मीटर ही है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां पर क्या मिल गया हमें, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही बता देना चाहिए था लेकिन ध्यान से उतर गया। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है, जब रास्ता क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसा कि अभी हम देखें, एक सर्कुलर पाथ पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पॉइंट ए से चला, पॉइंट ए से वो चलता है और पॉइंट ए से चलता है और धीरे धीरे पूरे रास्ते को कंप्लीट करते हुए फिर पॉइंट ए पर आ जाता है। मान लेते हैं इसका रेडियस आर है,
तो जो इसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया होगा ए से चलकर ए तक पहुंचने में, वह होगा 2πr, यानी अर्थात पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा कि इसके द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वह 0 होगा, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पाथ सेम है, और इनिशियल और फाइनल पाथ की डायरेक्टेड डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह से हम कहां पे डिस्टेंस प्राप्त करेंगे। तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, एक ही है, जिसके लिए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, उस सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। तो यहां पर ए बी अगर हम लें सीधा तो क्या हो जाएगा, वह डिस्प्लेसमेंट होगा जो सबसे अधिक है इस पाथ के लिए। बाकी इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर रहेंगे ए से, उसकी डिस्टेंस ए बी से छोटी ही रहेगी। ए से चलने पर किसी और पॉइंट पर, बी को छोड़ के किसी भी पॉइंट पर रहेगा, तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया पी, तो एपी का डिस्प्लेसमेंट ए बी से छोटा ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ना शुरू होता है, फिर मैक्सिमम पर पहुंचता है, यानी डायमीटर पर उसके ठीक जिस इनिशियल पॉइंट से चला है उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट है जो कि डायमीटर पर है, वहां पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि सर्कुलर पाथ पर मोमेंट हमेशा डायरेक्शन चेंज को डिफाइन करता है, अर्थात हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जबकि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ की लंबाई होती है, तो जितने चक्कर लगाएंगे डिस्टेंस उतना 2πr इंटू एन होता जाएगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड है, यानी चक्करों की संख्या है। तो 2πr डिस्टेंस क्या होगा, 2πr होगा फुल लेंथ के लिए। बाकी उसी हिसाब से ये डिस्टेंस बदलता रहेगा, लेकिन कभी नेगेटिव या 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ है P से Q तक जाने के लिए, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसने P से चलना शुरू किया, Q पर गया, और मान लेते हैं इसका 50 मीटर लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी मान लो, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वह भी हो जाएगा 50 मीटर जब वह P से Q पर पहुंच जाएगा। तो अब मान लो कि वह फिर वापस आने लगा, तो जैसे जैसे वह वापस आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा, क्योंकि वह अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट घटता चला जाएगा। जबकि साथ में क्योंकि पाथ दोहराया जा रहा है, तो इस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब मान लेते हैं कि वह फिर से P पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर और ऐड हो जाएगी, जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वह नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर P से Q तक, जो कि एक सीधा रास्ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा 50-50 मीटर। लेकिन अगर वह वापस आने लगा उसी रास्ते से, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि वह डायरेक्शन चेंज किया, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्योंकि पाथ की लंबाई है और वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो वह धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घटेगा, और जितना गया था पॉजिटिव, जितना हुआ था वापस आ गया, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम अगले क्लास में जरूर बताएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।